चलें। हाँ अच्छा गाइस चलें। इक्विलिब्रिया। ओके गाइस, एवरीबॉडी बैक टू वर्क। देखो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ना पहले जरा सिलेबस को कंप्लीट करा के ना फिर पास पेपर्स आई डू इट ऑल टुगेदर, क्योंकि पास पेपर्स फिर वी कैन डू इट इन ऑनलाइन क्लासों में भी। तो मैं जरा कंटेंट पढ़ाना चाह रहा हूँ। डोंट वरी, आई डू पास पेपर्स। आई नो कि ऑर्गेनिक के पास पेपर्स हमें करने हैं। थर्सडे को मैंने मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई थी, वो कंटिन्यू कराया था। हाँ पास पेपर्स कराए थे। चलो इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया को सबसे पहले इक्विलिब्रिया का जो कॉन्सेप्ट है वो इक्विलिब्रियम का प्लूरल है, इक्विलिब्रिया। सो इक्विलिब्रिया इक्विलिब्रियम से आया है। अच्छा सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम आल्सो कॉमनली नोन एज इक्विलिब्रियम। कब कहते हैं रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया? हाँ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड and the rate of backward reaction becomes equal. When the rate of forward and backward reaction becomes equal. अच्छा भाई, अब इसको हम कहते हैं तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, यूं कह लो ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन the rate of forward and backward reaction becomes equal. Guys, अब at equilibrium आप लोगों को क्या लगता है, at equilibrium क्या अमाउंट या कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की? जरूरी है सर? बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। एट इक्विलिब्रियम द अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मे और मे नॉट बी इक्वल। एट इक्विलिब्रियम अमाउंट और कंसंट्रेशन of reactants and products may or may not be equal. Reactants or products, हमने क्या कहा? may or may not be equal. हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और may not. लेकिन कांस्टेंट जरूर हो जाएगी, ठीक है? मैंने तो नहीं किया हुआ यार। ठीक है चलो। Okay, so at equilibrium, amount or concentration of reactants or products may or may not be equal, but it remains constant. तो कांस्टेंट जरूर हो जाती है, बदलती नहीं है, remains constant. Constant at a particular temperature. इसकी शर्त यह है कि टेम्परेचर भी आपका चेंज ना हो, पर्टिकुलर टेम्परेचर। यह जरूरी बात है। अभी आप देखेंगे टेम्परेचर का भी बड़ा रोल है इस चैप्टर के अंदर। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सर में आ गया भाई? तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, तो हम कहते हैं बस अब जो अमाउंट रिएक्टेंट का है ना वो चेंज नहीं होगा, जो अमाउंट प्रोडक्ट का है ना वो चेंज नहीं होगा। अब कोई आदमी अगर ये सोचता है, बहुत सारे ओ लेवल के बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। नहीं सर, ऐसा कोई सीन नहीं है। बराबर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये तय है कि उसका अमाउंट ऑफ चेंज नहीं होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। यहां तक समझ में आई सबको बात? अच्छा गाइस, अब ए लेवल्स में स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब ये होता है कंसंट्रेशन। तो अगर रिमेंबर, अगर मैंने कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, नोट, तो स्क्वायर ब्रैकेट किसी भी रिएक्टेंट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
ठीक है। और अगर मैंने किसी प्रोडक्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो इसको हम कहते हैं कंसंट। अब मैं बोलूंगा नहीं, याद रखना है इसको, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो कभी भी लेसना मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड SeH3COH उसका स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इट मींस स्क्वायर ब्रैकेट मींस कंसंट्रेशन। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा जी, अब आइए हम इक्विलिब्रियम में सबसे पहले तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। याद करें ओ लेवल्स में, एएस में कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन जो पढ़े हैं, कुछ 4-5 एग्जांपल तो दो ना मुझे, बोलो। हेबर्स प्रोसेस बहुत मशहूर रिएक्शन है, द नोबेल प्राइज विनिंग रिएक्शन, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करा के, अक्सर लोग कहते हैं यार किस बात का नोबेल प्राइज, पर ये आपको पता नहीं है नाइट्रोजन कितनी इनर्ट है, इसको इतने लार्ज स्केल पे रिएक्ट करवा के अमोनिया बनाना है, कमाल का काम किया था हेबर ने। ठीक है, तो ये आपको लगता है कि बस उसने तो 2 रिएक्शन करा दिया, बट नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था ना हमने, इट्स वेरी अनरिएक्टिव। सो इतने लार्ज स्केल पे उसको रिएक्ट कराना एक बहुत कमाल का काम था जी। इसके अंदर बेसिकली आयरन होता है, आयरन की एक इम्प्योर फॉर्म होती है, आयरन होता है, ये बहुत छोटे छोटे पीसेस होते हैं आयरन के, रॉ फॉर्म के अंदर आयरन जो होता है। ठीक है, अच्छा सेकंड, हाँ अच्छा एक और, हेबस के साथ आपने ओ लेवल में एक और भी पढ़ा था, कांटेक्ट। अच्छा मुझसे बच्चे पूछते हैं सर आपने हेबस और कांटेक्ट प्रोसेस नाइट्रोजन एंड सल्फर में नहीं पढ़ाया, वो उसमें है ही नहीं। हेबस और कांटेक्ट प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अभी मैं आपको सिलेबस दिखा दूंगा, वो इक्विलिब्रियम का उन्होंने क्या किया था, 2002 तक था ये, इसमें उन्होंने 2002 में इसको निकाल के इक्विलिब्रियम के अंदर डाल दिया। तो इक्विलिब्रियम में जब डाला है ना उन्होंने, तो हमें एक्चुअली पूरा हेबस कांटेक्ट प्रोसेस नहीं पढ़ना, हमें उसका रिवर्सिबल वाला पार्ट पढ़ना है कि वो वाला पार्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। बहरहाल सर ये होता था कांटेक्ट प्रोसेस, जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। इसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग का एक हिस्सा है, याद आ रहा है। अच्छा तीसरा भी तुमने कौन सा बोला अभी, किसी एस्टर फॉर्मेशन बहुत मशहूर है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल्स रिएक्ट करके। अच्छा स्टेट्स में अभी लिख रहा हूं, इनकी स्टेट्स लिख रहा हूं, इनकी स्टेट बड़ी इंटरेस्टिंग है। CH3COO C2H5 प्लस वाटर। अच्छा लिक्विड 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 लिक्विड, लेकिन मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, आप कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एक्वस 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 लिक्विड लिखा हुआ होगा। आई विल टेल यू व्हाई। आप जरा याद करें बॉन्डिंग से, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में सॉल्युबल होंगे? व्हाट डू यू थिंक? हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था ये होने चाहिए, क्यों? क्योंकि दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये जो H है, ये पानी के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और सिमिलरली इसका जो O है, ये पानी के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, याद है। और हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था, दोज मॉलिक्यूल व्हिच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। क्या अल्कोहल पानी में डिसॉल्व हो जाता है? वो भी हो जाता है, क्योंकि वो भी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या एस्टर पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? जी सर बना सकता है वो भी। एस्टर का जो O होता है ना, ये O, इस पर लोन पेयर होते हैं, ये उन लोन पेयर का यूज करके इसके H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो एस्टर हाँ उतने सॉल्युबल नहीं होते जितने कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल होते हैं, बट एस्टर्स भी सॉल्युबल होते हैं। तो अगर ये जो तीनों हैं, पानी तो तुम्हारे पास बन ही रहा है ना, वाटर तो है, तो अगर ये तीनों पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो याद रखो, ये मैं एज अ नोट बता दूं कि ये तीनों, ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये आगे जाके देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंफॉर्मेशन बन जाएगी। एंड CH3COO C2H5 आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अच्छा अभी मैं बताता हूं आपको ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसमें वॉल्यूम का चक्कर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो तुम लोगों की, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तुम लोग की नहीं है? नहीं अभी आई नहीं।
अच्छा अब आओ, कोई और एक दो रिएक्शन और बता दो यार मुझे, ताकि मैं जरा फारिग हूँ फिर घर जाऊँ अपने। एक दो रिएक्शन और बताओ रिवर्सिबल, इसके अलावा, तीनों के अलावा कोई याद आ रहा है? चलें, आपने ग्रुप 17 ही पढ़ा। ग्रुप 17 का एक रिएक्शन हम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स को रिएक्ट करके आप HI, ठीक है जी, ब्रोमीन का भी होता है, ठीक है। और लास्ट इसके अंदर जो आपके पास रिएक्शन है वो है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, NH4Cl की। इसमें HCl गैस, ठीक है, इसमें सॉलिड है, NH4Cl सॉलिड, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, ठीक हो गया। चलो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ये जहन में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कैलकुलेशन करते वक्त बहुत क्रिटिकल चीजें बन जाएंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो भाई, सबसे पहले सॉलिड्स की जो कंसंट्रेशन होती है ना, उसको आप 1 के बराबर ले लेते हैं, फिक्स वैल्यू होती है, आर्बिट्री फिक्स वैल्यू 1। हेंस सॉलिड्स, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ कोई भी सॉलिड होगा ना, सॉलिड होगा, उसकी फिक्स वैल्यू है 1। हम इसको फिक्स वैल्यू, आप इसको बदल नहीं सकते। एक्चुअली ये हमने खुद ही असाइन कर दी है इसको वैल्यू। भाई सॉलिड्स की कंसंट्रेशन नहीं होती, क्यों नहीं होती सॉलिड्स की कंसंट्रेशन? क्योंकि सॉलिड, देखो कंसंट्रेशन जब उसकी होगी ना, जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, जब वो है ही सॉलिड, इसका मतलब है कि वो तो डिसॉल्व ही नहीं होगा ना सॉल्वेंट के अंदर। सो आप लोग ये बात ध्यान में रखेंगे कि जितने भी सॉलिड होंगे ना, जब आप एक्सप्रेशन में उसकी कंसंट्रेशन पूछी जाएगी, हमने उसको एक फिक्स वैल्यू असाइन कर दिया हमारा, ठीक है। अच्छा एक बात, दूसरी बात, अगर मेरे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं इन अ क्लोज कंटेनर, तो वॉल्यूम सबका बराबर होगा ना सर। क्लोज कंटेनर में मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, मिसाल के तौर पर हम इस क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि एयर में ऑक्सीजन भी है, एयर में नाइट्रोजन भी है, मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन दिस रूम, तो तुम क्या बोलोगे? जो वॉल्यूम ऑफ द रूम है माइनस कुर्सियां टेबलें जो है ना, जो जाहिर है, जो फ्री वॉल्यूम, अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ द रूम है। और अगर मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन दिस रूम, सेम। हालांकि ऑक्सीजन की परसेंटेज तो नाइट्रोजन से बहुत कम है, नाइट्रोजन तो 78-79% के करीब है, ऑक्सीजन 20% के करीब है। तो सर इतनी परसेंटेज के फर्क से वॉल्यूम में फर्क क्यों नहीं आया? क्योंकि गैस है ना, वो तो हर जगह स्प्रेड हो जाती है। अच्छा अब एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, मुझे बच्चे कहते हैं लेकिन सर हमने तो मोल में पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 24 dm³, ठीक है। अच्छा पहले तो इसको भी करेक्ट करें, 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 24 dm³ एट RTP। लेकिन मेरे भाई इसके लिए एक शर्त होती है, वो शर्त ये होती है कि आपके पास प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोग ये भूल जाते हैं, वो ये तो कह देते हैं एट ये जो है ना, वो जो आरटीपी इज टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। अब मैं आपको अगर एक बात सिखाता हूँ, सुनो मेरी बात गौर से। देखो मेरे भाई होता क्या है, अगर मेरे पास ये एक गैस सिरिंज है ना, इसका पिस्टन, देखो मेरी बात सुनो, इसका पिस्टन मूवेबल नहीं है, फिक्स पिस्टन है, ये पिस्टन इज फिक्स्ड, ठीक है, हिल नहीं सकता। तो अगर इसके अंदर मैं 1 मोल डालूंगा, लेट्स सपोज किसी गैस का, सपोज करो ऑक्सीजन का, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? जितना इस सिरिंज का वॉल्यूम है। अगर सिरिंज का वॉल्यूम V है तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी V है, ठीक हो गया। अब चाहे वो 24 हो या 50 हो या 60 हो, वॉल्यूम तो वही रहेगा ना, क्योंकि पिस्टन हिल ही नहीं सकता अपनी जगह से। अगर कोई कहे सर मैं यहाँ पर 2 मोल डाल दूं, सर अभी वॉल्यूम वही है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो अभी वॉल्यूम वही है। अगर मैं यहाँ पर कहूंगा 10 मोल डाल दूं, भाई ये वॉल्यूम एडजस्टेबल नहीं है, ये वॉल्यूम उतना ही है, यू अंडरस्टैंड? सो इसके अंदर तुम जितना मर्जी मोल डालते रहो, इसके अंदर तुम ये नहीं कह सकते कि 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 24, नो इट डजंट, इट ऑक्यूपाइज व्हाटएवर जो उसका कंटेनर का अमाउंट होगा। पहले बात क्लियर हुई? अब आप कहेंगे सर 24 dm³ कब ऑक्यूपाई करता है? मैं बताता हूँ वो कब ऑक्यूपाई करता है। वो तब ऑक्यूपाई करता है जब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि ये फ्रीली मूवेबल है, एक बात,
ये फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल पिस्टन है, यानी नो फ्रिक्शन। एक तो ये फ्रीली मूवेबल है, दूसरा इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ा है ना, वो बाहर से बस 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब इसको कहते हैं आरटीपी, क्योंकि रूम का जो प्रेशर तय होता है। अब जब तुम इसके अंदर 1 मोल डालोगे ना ऑक्सीजन, तो वो क्योंकि एडजस्टेबल वॉल्यूम है ना, तो वो ऑक्यूपाई करेगा। अब हम कहेंगे वो 24 डीएम क्यूब जो है ना, वो उसको पिस्टन को एडजस्ट करके 24 पे आ जाएगा। पहले तो बेटा जो भी प्रेशर हो फिक्स है ना, वो हिल ही नहीं सकता अपनी जगह से। ठीक है, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा उसको वही रहना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से अब एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी उतना होना चाहिए सराउंडिंग का। अब अगर तुमने 2 मोल डाली, तो 2 मोल क्या करेगा, वो उसको धक्का देके ऊपर कर देगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 48। ये बात सबको मेरी क्लियर हो रही है, पूरी कहानी जो मैंने समझाई है तुम लोगों को? हाँ, पिछले वाले के अंदर जो है ना वो प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। बॉयल्स लॉ है ना, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उसमें हमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया था, तो प्रेशर आपका जो है ना वो उसके अंदर चेंज होता रहता है। अंडरस्टैंड? सो गाइस, नाउ यू अंडरस्टैंड क्या फर्क क्या है, कब वॉल्यूम होगा। तो अब अगर मैं बात करूं, कमिंग बैक टू, अगर इफ ऑल द गैसेस, देखो पहली बात, गैसेस के जो रिएक्शंस हैं वो हमें सील्ड कंटेनर में करने पड़ेंगे ना। क्यों करने पड़ेंगे सील्ड कंटेनर में? क्यों करने पड़ेंगे? वरना तो गैस निकल के बाहर चली जाएगी। अगर गैस निकल के बाहर चली गई तो फिर रिवर्स कैसे होगा रिएक्शन? सोचो, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम ओपन कंटेनर में कराएंगे तो गैस तो बाहर निकल जाएंगी भाई, ओपन कंटेनर में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहली बात, इसके अंदर इफ गैसियस रिएक्टेंट्स, इफ ये gaseous reactants and products are in a sealed container, and they must be, by the way, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि वो ना हो। प्रोडक्ट्स आर इन अ सील्ड कंटेनर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम कह लो, कांस्टेंट वॉल्यूम कह लो, वॉल्यूम। तो ऐसे केस में all the gases will have a volume equal to the volume of the container. ठीक है, so if gaseous reactants and products are in sealed container of fixed volume, then all gases have equal volume, all gases have equal volume, have same volume, और वो क्या है, which is equal to the volume of container, which is the volume of container। आ रही है मेरी बात सबको समझ में? तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि सर नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम है, तो तुम कहोगे सर जो कंटेनर का है। मैं तुमसे पूछूंगा हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम है, तो आप कहेंगे सर जो कंटेनर का है। ठीक है, मैं तुमसे पूछूंगा कि अमोनिया का कितना वॉल्यूम है, आप कहेंगे सर जो कंटेनर का है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो गैसेस, अच्छा बाय द वे, मजे की, अगर उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं भी हो ना, तो तब भी वॉल्यूम बराबर ही रहेगा तीनों का, क्योंकि तीनों एक ही कंटेनर में है ना। तो अगर वो पिस्टन ऊपर जाएगा भी तो सबके लिए जाएगा ना, तो वॉल्यूम तो सबका ही उतना हो जाएगा। तो चाहे सील्ड यानी अंदर का वॉल्यूम फिक्स हो या वॉल्यूम फिक्स ना हो, ये तो बात तय है कि तीनों का वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि तीनों एक ही कंटेनर में, तीनों या चारों या पांचों जितनी भी गैसेज हैं वो एक ही कंटेनर में। सो ये की पॉइंट होगा, ये आगे जाके कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। सबको ये मेरी बात समझ में आ गई है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो किसी को नहीं है? बेटा आरटीपी पे पूछ रहे हैं ना, लेकिन उसके लिए वही वाले मैं आपसे कह रहा हूँ, उसका प्रेशर फिक्स होगा। लेकिन जब आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं तो तीनों अपना अपना जब वॉल्यूम क्रिएट करेंगी तो वो ओवरऑल वॉल्यूम तो बढ़ ही जाएगा ना। समझ रहे? तो वॉल्यूम इसके अंदर, गैसेस के अंदर जब भी वो एक ही कंटेनर में होंगी तो उनका वॉल्यूम एक ही होगा, वो अलग नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो पूरा कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट अगली चीज। सर रमजान आ रहा है माशाल्लाह, आप रमजान में कौन सा शरबत पीते हैं सर? कोई शौक से पीते हैं? जामे शीरी पे। अच्छा, ये जामे शीरी रूह अफ़ज़ा की भी बड़ी बहस है। तो मेरे फॉर एग्जांपल मेरे इन लॉज जो है वो लोग रूह अफ़ज़ा बिल्कुल कहते हैं पता नहीं क्या मीठा मीठा है, और मेरे घर वाले जो है ना वो रूह अफ़ज़ा कहते हैं वाह वाह क्या शरबत है, जामे शीरी कोई शरबत है। सो यार मैं देखता हूँ ये वही बहस है जो पेप्सी और कोक की है। कुछ होता है ना पेप्सी लवर, कुछ होता है कोक लवर है, कुछ होता है मेरे ऐसे जो भी दे दो बस पीना है मुझे। दोनों ही बेकार हैं। फिर क्या खोला नेक्स्ट?
अच्छा, वैसे हाउ मेनी आर रूह अफ़ज़ा वाले यहाँ पर क्लास में? रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी माइनॉरिटी में हो तुम लोग। व्हाई नॉट रूह अफ़ज़ा? मीठा है ना, ये रूह अफ़ज़ा पे इल्जाम है कि मीठा होता है। आप भी यही कहते हैं रूह अफ़ज़ा इज मीठा? तुम्हारे जैसे लोगों की जिंदगी अच्छी होती है। तू पी और जी, क्या पी डजंट मैटर। चलो, अच्छा गाइस, कमिंग टू बैक टू दिस। अब मैं रूह अफ़ज़ा पे गया क्यों था, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। आपने पानी में सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर आपने रूह अफ़ज़ा डाला, रूह अफ़ज़ा भी लिक्विड है, सल्यूट वाटर सॉल्वेंट आपने ऐड कर दिया। अच्छा, ये वो बेचारा वो जो बाइके वाला भाई हमारा, वो उसने कहा सर मैं 2 और भी डाल के मैं गोला कंडा बना के पीता हूँ। तो उसने अंदर और क्या डाला, वो ग्रीन वाला क्या होता है, क्विज क्विज क्विज, उसने थोड़ा सा वो भी डाला। और उसने और क्या भाई, कोई उसने टैंग भी डाल दिया थोड़ा सा, ठीक है, तीनों चीजें डाल दी, कड़ा कड़ करके पूरा डिसॉल्व कर लिया। अब अगर मैं तुमसे पूछूंगा इस मिक्सचर में माइंड इट, मिक्सचर में कितना रूह अफ़ज़ा है, तो आप क्या बोलेंगे? वॉल्यूम, नॉट द मोल्स, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रूह अफ़ज़ा। जितना नहीं, कंटेनर का नहीं, जितना मिक्सचर का वॉल्यूम होगा, पूरा जो मिक्सचर है जो मिल गया जितना उसका, क्योंकि वो तो स्प्रेड आउट हो गया ना। अब आपने डाला बेशक रूह अफ़ज़ा पानी जितना नहीं था, लेकिन डिसॉल्व होने के बाद तो वो स्प्रेड आउट हो गया। तो अब मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि रूह अफ़ज़ा का वॉल्यूम जो है वो पहले वाला ही है। सर वो आपने डाला बेशक कम था, लेकिन अब वो डिसॉल्व होने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है। वो डाइल्यूट जरूर हो गया। देखिए, मैं कंसंट्रेशन पे बहस नहीं कर रहा, मैं वॉल्यूम पूछ रहा हूँ बार बार, ठीक है। और मैं आपसे पूछूंगा क्विज का वॉल्यूम कितना है, आप कहेंगे सर उतना ही जितना मिक्सचर का है। तो आपसे पूछूंगा टैंक का वॉल्यूम कितना है, वो भी उतना ही है। वाटर का कितना है, वो भी उतना ही है। ये कब होता है? जब मिक्स हो जाएं सारे, ठीक है। तो अगला पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ ऑल मिक्सेबल लिक्विड्स आर इक्वल इन अ मिक्सचर। द वॉल्यूम ऑफ ऑल मिक्सेबल का मतलब है विच मिक्स टुगेदर, मिक्सेबल liquids is equal in a mixture. ठीक हो गया भाई? चलो, मेरा ख्याल में मैंने आप लोगों को इसके अभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आ जाइए जो एक्चुअली जिस पे ये चैप्टर पूरा है। लेट्स इंट्रोड्यूस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा ये। A2 तक, AS में तुम 2 पढ़ोगे, और A2 में यहीं से आगे जिनको AS वाला ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, वो A2 में भी जाके अटक जाएंगे, क्योंकि AS में KC KP है, 2 कांस्टेंट, फिर A2 में 5 कांस्टेंट्स और हैं, KW, ठीक है, KPC, KA, KSP, K-स्टैप, वो 5 कांस्टेंट्स आप A2 में जाके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल लेट्स इंट्रोड्यूस द फर्स्ट वन। अच्छा, इनको रिप्रेजेंट करते हैं K से, और इनके बारे में एक बात बता दूं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट है, यानी द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स only depends on the reaction and the temperature, ठीक है। वो मैं आपको एंड में लिखवा दूंगा, अभी बता दिया, एंड में मैं आपको लिखवाऊंगा। सबसे पहला इसका है के सी, के उसके नीचे आप छोटा सा यूं करके लिख देते हैं सी। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, ये जो सी लिखा हुआ है ना, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, के सी, ठीक है। ओके, नाउ के सी में आपने करना क्या है, पहले मैं आप लोगों को जरा एक्सप्रेशन ऑफ केसी सिखाऊं कि केसी के एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेके आपको सिखाता हूं, फिर आपको उसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ केसी, एक्सप्रेशन एंड यूनिट ऑफ केसी। पहले आपको बनाना सिखा दूं 3-4 एग्जांपल लेके, फिर उसके बाद इसकी कैलकुलेशन भी कराऊंगा, फिर डेफिनेशन लिखवाऊंगा आपको। पहली एग्जांपल, लेट्स स्टार्ट विद N2 plus 3H2 gives 2NH3, ठीक है बच्चों। अब देखो इसकी केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। केसी का एक्सप्रेशन या इसकी कैलकुलेशन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है, NH3,
ठीक है, स्टेट लिखा करो, अच्छी आदत होती है। एग्जाम में आप मुझसे पूछेंगे सर जरूरी है लिखना, तो 100% जरूरी तो नहीं है, एग्जामिनर कभी कभी जाने देता है, बट इट्स ऑलवेज अ गुड हैबिट टू राइट इट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ N2 मैंने आपसे कहा जस्ट अ गुड हैबिट टू राइट स्ट्रेट, ताकि अगर कोई सॉलिड वॉलिड हो ना तो वो उसको हम ना लिखें। अच्छा, अब पावर्स डालनी है। सर आपको बैलेंस इक्वेशन के अंदर देखना है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका 1 है कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, और इसका कोफिशिएंट कितना है 2। जो उसका कोफिशिएंट है ना बैलेंस इक्वेशन में, वो आप जाके उसकी पावर बना देंगे। तो NH3 की पावर 2, नाइट्रोजन की पावर 1 आप लिखें या ना लिखें डजंट मैटर, और इसकी पावर जो है वो 3। तो इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन concentration of the reactants raised to the power of the coefficients in the balance equation। ठीक है, ये है इसका एक्सप्रेशन ऑफ Kc। मल्टीप्लाई हो रही है, नहीं नहीं खुदा ऐड कभी करना भी नहीं जिंदगी में, मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोडक्ट होते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, इसका यूनिट, अच्छा यूनिट कैसे निकलेगा? सिंपल, आपको पता है कंसंट्रेशन का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब। तो इसका यूनिट कैसे निकलेगा? मोल पर डीएम क्यूब, ऊपर आएगा स्क्वायर, अपॉन नीचे आएगा मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाइड बाय मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब। तो सिंपल यार, वो फिजिक्स में तुम लोगों ने बेस यूनिट्स वगैरह सॉल्व किया था ना, तो वो वाला काम है। तो ये पूरा समझो, मैं ऊपर काट दूं, इसका क्यूब था ना नीचे, तो इसका क्यूब कैंसिल कर दूं, एक बचेगा ना। समझ में आया ना क्या किया मैंने? तो स्क्वायर से वो 2 कट जाएंगे, एक रह जाएगा ना, तो मैंने क्यूब कैंसिल करके एक छोड़ दिया। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मोल स्क्वायर DM-6, इसको आप ऊपर ले जाके लिख दें तो ये हो जाएगा मोल -2 DM-6। ये इसका यूनिट है। आया सबको समझ में? पक्का? यूनिट्स बेटा, इसका है ना मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है ना, तो मोल पर डीएम का स्क्वायर अपॉन मोल पर डीएम क्यूब इनटू मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब, जो हाँ ठीक है। अब उसको तुमने सिंपल, इसका स्क्वायर का मतलब 2 है ना ये, और क्यूब का मतलब है 3 है, तो मैंने उसको पूरा खत्म कर दिया और इस पे 3 काट दिया, एक बच गया ना, तो मैंने ये क्यूब और ये पूरा कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब एक इधर बच गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा मोल स्क्वायर डीएम, और आपको ना पावर ऐड हो जाती है, तो इसका हो जाएगा DM-6। अब ये मैं डिनोमिनेटर से ऊपर ले गया, तो ये मोल -2 DM-6 ऊपर गया। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो बोलो। हर रिएक्शन का अलग यूनिट होगा, क्योंकि ज़ाहिर एक्सप्रेशन अलग होगा तो यूनिट भी अलग होगा, पावर्स अलग अलग होंगी। ठीक हो गया? अब आप लोग जरा इसका मुझे खुद लिख के दिखाइए, इथेनॉइक एसिड वाले का। एक अपने हाथ से लिखो ताकि तुम लोगों को समझ में आए। इसका लिखें CH3COH प्लस C2H5OH, CH3COO C2H5 प्लस वाटर। इसका लिखिए एक्सप्रेशन जल्दी से, और यूनिट, एक्सप्रेशन एंड यूनिट निकाल के बताना। लिक्विड्स के भी होते हैं। अच्छा, ये मिसेबल लिक्विड्स हैं सारे, ये ध्यान में रखिएगा, दीज आर ऑल मिसेबल लिक्विड्स।
ये एक्सप्रेशन आ गया, और यूनिट्स, नो यूनिट, ठीक हो गया, नो यूनिट्स। ठीक, क्लियर है? अच्छा गाइस, एक एग्जांपल बस और, उसके बाद फिर हम इसकी कैलकुलेशन पे भी जाएंगे आगे। अगर ये तीसरा जो मैंने आप लोगों को कराया था, ये वाला NH4Cl वाला, एग्जांपल नंबर 3 देखो, NH4Cl solid gives NH3 plus HCl। अब इसमें आप लोगों को एक चीज बताऊं बेटा, सॉलिड्स को जरूरत ही नहीं है केसी के एक्सप्रेशन में डालने की। अच्छा, अगर आप कहें नहीं सर मैंने तो डाल दिया, तो डालने के बाद ना आपको एक स्टेप में, अगले स्टेप में उसको 1 डाल के उसमें हटाना भी पड़ेगा। तो इसका एक्सप्रेशन देखो कैसे लिखेंगे आप, के सी, ऊपर आएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर तुम्हारे पास दोनों गैसेज है, इसीलिए कह रहा था कि इट्स अ गुड हैबिट कि आप स्ट्रेट लिखें, ऊपर HCl। सर अपॉन जो है ना, आप समझे अपॉन 1 है ना, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है उसको, क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन मैंने अभी तुम्हें क्या कहा था, 1 होती है, ठीक है ना। उसका यूनिट है, देखो उसका यूनिट भी नहीं आएगा ना, तो आप असल में सॉलिड्स की कंसंट्रेशन जो होती है ना, वो अनचेंज रहती है बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। असल में आप लोग कॉन्सेप्ट यही समझें, NH4Cl की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता बिफोर एंड आफ्टर, तो कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। तो आसान बात, डू नॉट इंक्लूड सॉलिड्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ Kc। बस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपने लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लिया, समझ में आ गई एग्जाम्पल सबको? ठीक है, इसके अंदर आप देखें मैंने उसकी जगह 1 पुट कर दिया, बस 1 लिखें या ना लिखें डजंट मैटर। सो आप सॉलिड्स को इंक्लूड ही ना करें, सॉलिड्स को, do not include solids in the expression of Kc, include solids in the expression of Kc, in the expression of Kc क्या, in the expression of any K by the way, in the expression पूरे A2 के अंदर जाके भी यही करोगे, तुम लोग solids को नहीं पुट करोगे in the expression of Kc or in fact of any other constant as well। ठीक हो गया भाई, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है 100%? चलो, अब अगर नहीं है ना, तो हम इसका एक सवाल पहले जरा, इसको कैलकुलेशन ऑफ Kc, सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझो तुम असल चीज सीख ही अभी रहे हो, इसके अंदर सारे जो इसके ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो इस पे आएंगे, ये सीख लिया तो तुमने मेजर काम सीख लिया, कैलकुलेटिंग Kc, कैलकुलेटिंग Kc, ठीक है। ये आप लोगों को एक एग्जाम के एक डाटा से ही आएगा, मैं इसका एक क्वेश्चन लेके आपको कराता हूँ सॉल्व, उसका डाटा मैं आप लोगों को लिखवा ही देता हूँ क्वेश्चन में। चले, मैं एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लूँ जरा अपने प्रीवियस नोट से, तो ये जरा सवाल लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ओके, तुम लोगों को जो इनको लिखना है उनको जल्दी से ये क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं स्टार्ट कराता हूँ उसको सॉल्व करना। मैं एक दफा रीड भी कर दूं, हमें रिएक्शन गिवन है, ये H2 और I2 gives 2HI। क्वेश्चन में कहा हुआ है when 2 moles of H2 and 0.15 moles of iodine are heated at 273 until equilibrium is reached, 0.26 moles of HI is formed at equilibrium। ठीक है, R होना चाहिए इसका, 4 एटीट्यूड, ठीक है। कैलकुलेट Kc,
क्वेश्चन इतना, यानी मैंने इसको समराइज करके लिख दिया है, ये सवाल की वर्डिंग्स एग्जैक्ट पास पेपर की नहीं है, वो लंबी चौड़ी कहानियां लिखी भी होती है, मैंने उसको जरा समरी लिख दिया है यहाँ पे। जो लोग लिख रहे हैं वो जल्दी लिखें, पढ़ भी लें साथ साथ, लिखने के साथ साथ जस्ट रीड थ्रू। चलो अब लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बच्चों, केसी में आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस पुट करते हैं, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन होती है ना, जो अभी पीछे आप लोगों को लिखवाया है, ये जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन किस पे है? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने से पहले आप वैल्यूज पुट नहीं करते, ठीक है। तो अगर ये बात किसी को नहीं पता ना, ये बात याद रखो कि केसी के अंदर जो हम कंसंट्रेशन जो हम पुट करते हैं वो इक्विलिब्रियम पे पुट करते हैं। तो ये नोट, ठीक है, वी हैव टू डिटरमिन ये कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। सर अगर आपने वो कंसंट्रेशन पुट कर दी जो कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम आने से पहले है, तो फिर वो आपका आंसर गलत आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम। चलिए देखते हैं। अब इसका शुरू में तुम लोगों को ये पूरा लिख के करना पड़ेगा, जब तुम लोग आदी हो जाओगे तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये रिएक्शन लिखा मैंने, जानबूझ के जरा लेफ्ट पे जगह छोड़ दी है क्योंकि वहां पर कुछ चीजें मैं अभी लिखूंगा, ठीक है। 2HI ये रिएक्शन है। देखिए अब इसका तरीका, पहले इनिशियल अमाउंट अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस्ड, जिसका प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका बाद में जब आप लोगों को थोड़ी आदत हो जाएगी ना, आप डायरेक्ट कर सकेंगे। और इक्विलिब्रियम अमाउंट आखिरी है, इक्विलिब्रियम अमाउंट, ठीक है। इनिशियल अमाउंट, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस्ड, इक्विलिब्रियम अमाउंट। चलिए सवाल पढ़ें। क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है? कितना था हमारे पास? 0.2 मोल ऑफ H2 एंड 0.2 मोल ऑफ आयोडीन आर हीटेड। इसका मतलब है मेरे पास इनिशियल अमाउंट इसका था 0.2 और इसका कितना था? 0.15। क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि HI मेरे पास इनिशियली था? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ? तो 0 है वो। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये भी हो सकता है लोग, अच्छा सवाल अगर आपके जहन में आ रहा है क्या सर हमेशा प्रोडक्ट का इनिशियल अमाउंट 0 का? नॉट नेसेसरी। देयर आर क्वेश्चन जिसके अंदर उन्होंने प्रोडक्ट भी शुरू में को डाला हुआ है, ठीक है, इसमें नहीं डाला हुआ, तो इसमें हमने लिख दिया 0। बच्चों हमें पहुंचना कहाँ है? हमें पहुंचना है इक्विलिब्रियम अमाउंट पे। तो दैट्स माय ऑब्जेक्टिव कि मुझे इक्विलिब्रियम अमाउंट मिल जाए ताकि मैं इसको एक्सप्रेशन में डाल सकूं। और क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है इसके अलावा क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि 0.26 मोल्स ऑफ HI इज फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पे इसके 0.26 मोल, अच्छा और फॉर्म किया ना इस प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम कह लो, या अंग्रेजी जरा फॉर्म में ना गड़बड़ हो रही है, इस प्रेजेंट लिख लो या आर प्रेजेंट लिखो, बल्कि इस भी नहीं, आर प्रेजेंट, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो सर इसके कितने मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे HI के? जोर से बोलो। 0.26। ये वो डाटा है जो क्वेश्चन में गिवन था और मैंने लिख दिया, ठीक है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग सुना है ना, रिवर्स, उल्टा चलते हैं आप, यानी हमें जो गिवन होता है उससे फिर रिवर्स बैक करते हैं। देखिए क्या कर रहा हूं मैं। सर इनिशियली HI कितना था रिएक्शन के शुरू में? 0। और इक्विलिब्रियम पे कितना है? 0.26।
तो इसका मतलब है ये सारा का सारा प्रोड्यूस ही हुआ है ना रिएक्शन में, तो घर से तो मैं लाया नहीं था अपने, ठीक है। तो रिएक्शन में अगर आप मुझसे पूछेंगे सर हाउ मच HI इज प्रोड्यूस्ड, तो मैं कहूंगा भाई ये सारा ही प्रोड्यूस हुआ है 0.26। अच्छा, इसको मैं कलर चेंज करके इसे लिख रहा हूँ क्योंकि ये अब मैं जो है ना वो रिवर्स बैक कर रहा हूँ अपने डाटा को, तो मैं उल्टा चलता हूँ अब। सो मुझे ये पता चला क्योंकि मेरे पास इक्विलिब्रियम पे 0.26 है और शुरू में था ही नहीं, तो ये सारा का सारा प्रोड्यूस हुआ है। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूस तो तभी होगा ना जब H2 और I2 रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर इसका 0.26 प्रोड्यूस हुआ है तो H2 रिएक्ट कितना किया होगा? To produce 0.26 of HI, how many moles of hydrogen would have reacted? सर आप रेशो से निकालेंगे ना, इसका 1:2 का रेशो है, तो हम यूं कहते हैं ना भाई 2 moles of HI are produced when 1 mole of hydrogen reacts. Do you all agree? 2 moles of HI are formed when 1 mole of hydrogen reacts. So अब अगर मेरे पास 0.26 moles of HI are formed या produced, so how many moles of hydrogen would have reacted? Half of it. ठीक है, तो क्योंकि 2:1 का रेशो है तो सर मैं यहाँ लिख दूंगा, तो कितने रिएक्ट किए हैं? 0.13 ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड, तभी वो 0.26 बना है क्योंकि 1:2 का रेशो है। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयोडीन से रिएक्ट करेगा ना, तो आयोडीन से कितना रिएक्ट करेगा? इनका रेशो कितना है? 1:1 का। तो अगर 0.13 रिएक्ट किया है हाइड्रोजन का, तो फिर आयोडीन का भी रिएक्ट किया होगा। ठीक है, अच्छा इस इधर हम डाल देंगे अमाउंट रिएक्टेड में HI के आगे डैश डाल देंगे, ज़ाहिर है वो रिएक्ट नहीं किया ना, अगर रिएक्ट किया होता तो फिर सारा का सारा बंद होते नहीं, और इधर प्रोड्यूस में डैश डाल देंगे। ठीक है, ज़ाहिर है वो प्रोड्यूस नहीं हुए। सर बस अब आप फाइनल आंसर पे अब आ जाएंगे। अब आइए सर, अगर इनिशियली मेरे पास 0.2 मोल था हाइड्रोजन का और रिएक्ट कर गया उसमें से 0.13, तो बचेगा कितना इक्विलिब्रियम पे? आप कहेंगे भाई 0.2 था, इसमें से माइनस कर दो जो रिएक्ट कर गया, तो बचेगा कितना? 0.07। आया समझ में? 0.07 कैसे निकाला मैंने? तो था तुम्हारे पास 0.2, इतना रिएक्ट हो गया तो इक्विलिब्रियम पे इतना बचा। सेम उसका इनिशियली तुम्हारे पास 0.15 था, उसमें से 0.13 रिएक्ट कर गया तो बचा कितना? 0.02। लेकिन ये मोल्स हैं, ये मोल्स हैं, मोल्स, ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये मोल्स हैं। ये समझ में आया मैंने इक्विलिब्रियम पे कैसे वर्कआउट किया? पक्का? अब इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं केसी का, उसमें वैल्यूज डालते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं, तीनों गैसेस है ना, तो अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को मैं ले लेता हूं V, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को मैं खुद ही ले लेता हूं V dm3, मुझे नहीं पता कितना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन मैंने भी ले लिया। अब देखिए मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं, यही नीचे कर दूं या अगली साइड पर? ये कॉपी कर लिया तुम लोगों ने? चलो मैं यहीं देख लेता हूँ, जगह है तो फिर मैं उसको वहां कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सर केसी, पहले केसी का एक्सप्रेशन, केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अच्छा अभी मेरे पास जगह नहीं है, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा, आप यूनिट्स लिख लीजिएगा। गैस, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2, यही है इसका एक्सप्रेशन। सर कंसंट्रेशन में मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सर वॉल्यूम ना, ये तो मोल्स है ना 0.26, कंसंट्रेशन होती है मोल अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर अपॉन इसके मोल्स, और मोल्स कौन से? इक्विलिब्रियम वाले, अपॉन V। सबके वॉल्यूम को मैं V ही लूंगा, इसीलिए मैंने कहा था आगे जाके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगी। सबका वॉल्यूम मैंने V क्यों लिया? क्योंकि सारी गैसेस एक सील कंटेनर में है, वो लिखा हो ना लिखा हो वो उन्होंने होना ही एक जगह है। ठीक है, गैसेस अलग हो ही नहीं सकती। तो सर अब मैं यहाँ से 0.26 का स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 अपॉन V स्क्वायर, तो V स्क्वायर कैंसिल हो गया,
बाकी आप सॉल्व करके पता लगा लें। 48.3 आंसर आता है इसका, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो। यही आ रहा है। यही आ रहा है आंसर। इसको सॉल्व आप कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48.3। 29 समथिंग आता है, वो राउंड ऑफ करके इतना ही हो जाएगा। राइट है जी, क्लियर है। चलो ठीक है, आज का काम यहाँ पे रखते हैं, अगली क्लास में फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे।